तथा स्टेट बोर्ड का इंग्लिश मीडियम ज्ञानात्मक संचालन आपके सारे बात बताने चाहते हैं कि आपके पाली को आपके बच्चे को हम कैसे व्यवस्था देने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्कूल में जो व्यवस्था है उनके लगभग उस प्रकार की व्यवस्था हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। अमूमन इंटरनेशनल स्कूल का फीस रेट काफी ज्यादा है, आप सभी को मालूम है कि हमारा फीस एकदम नॉमिनल है, लेकिन हम इस फीस रेट में भी लगभग इतनी सुविधा देंगे जैसे आप उनके जितना स्कूल या अदर इंटरनेशनल स्कूल में पाते हैं। इसके लिए हमारे जितने भी करिकुलम है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टीचर्स अपडेशन है, या टीचर रिक्रूटमेंट है, क्लासरूम का इम्पैक्ट है, क्लासरूम का इंप्रेशन है, कंटेंट है, सिलेबस है, सारी चीज को हम वैसे उसी रूप में हम आगे बनाने जा रहे हैं। चाहे आगे वाले समय में डिजिटलाइज हो, आगे आप सभी को मालूम है कि छात्रों को या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं। प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने में जितनी हमको ज्यादा टीचिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उससे कहीं कम आवश्यकता पड़ती है हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के बच्चों को। पढ़ने का क्या मतलब है और उसके क्या अपने उपाय हैं, कैसे हम बेहतर पढ़े, ये तमाम चीजें जब हम शून्य के स्तर पर प्रारंभ करते हैं तो चुनौतियां ज्यादा होती है। सब शिक्षकों को लगातार प्रेरित करके ट्रेन करते रहे ताकि जब विद्यालय खुले तो छात्रों को उसका समुचित पूरा लाभ मिले। यही कारण था कि हम इतने समय तक हम अपने शिक्षकों को इस विषय से लगातार जोड़ के रखें और आपके छात्रों को लगातार इसको फायदा मिले। और तमाम एक्टिविटीज बच्चे को सिखाने के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो खेल के सिखाएं या फिर किसी नृत्य के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, उनके क्रिएशन के माध्यम से, या बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाने के जितने भी मेथोडोलॉजी है, जितने भी पेडागोजी है, हम सबका इस्तेमाल किए। और आने वाले समय में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करके छात्रों के बेहतर वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम क्लासरूम को भी इसी डिजाइन उसी के हिसाब से हम डेवलप भी कर रहे हैं। जैसा कि इंटरनेशनल स्कूल में क्लासरूम का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो या क्लासरूम का एनवायरमेंट हो, टीचिंग का मेथोडोलॉजी हो, टीचिंग का टेक्निकल इश्यूज हो, या फिर हमारा बेसिक परीक्षा शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद नए सत्र भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस वर्ष हमने ये सोचा है कि प्री प्राइमरी के लिए और बाकी क्लासेस समझ लें और विद्यालय में जितने भी हमारे अवधारणाएं हैं उस अवधारणा को भी समझें। तो परीक्षा आयोजन की इससे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ करता था, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ टेस्ट का टाइम टेबल आपके सामने है। 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 21 तारीख से प्रारंभ होकर 26 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। ये प्री प्राइमरी के लिए है। प्री प्राइमरी क्लास है मतलब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के कक्षा है। तो इनके टाइम टेबल है, मेरे ख्याल से टाइम टेबल अभिभावकों के पास भी सर्कुलेट होगी। इन मिला के वार्षिक परीक्षा आपके 21 तारीख से 26 तारीख से तक समाप्त हो जाएंगी। और इसी महीने में संभव तो कोशिश है कि हम इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे ताकि आगामी सत्र तत्काल हम प्रारंभ कर सकें। क्योंकि हमारा यह मानना है कि छात्रों को नहीं दे रहे, जैसे वार्षिक परीक्षा समाप्त होगी हम 2 या 4 दिनों में नया सत्र भी प्रारंभ कर देंगे। एक हफ्ता में उनका वार्षिक परीक्षा समाप्त कर दिया है, इसी प्रकार नया सेक्शन सत्र 2 मार्च से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम तो बिल्कुल अंतराल नहीं रखें ताकि बच्चों को तत्काल हम संस्था से जोड़ सकें। और 2 तारीख से मतलब 2 मार्च ट्यूजडे है, मंगलवार की तिथि है, और ट्यूजडे को सुबह 8 बजे से 11 बजे की आधा घंटा की क्लासेस इनकी स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे नर्सरी में है वो केजी में चले जाएंगे, जो केजी में है स्कूल 1 में चले जाएंगे, इनकी प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे। इस सत्र हमको चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, नर्सरी और केजी में भी काफी एडमिशन आए हुए हैं, तो उनके क्लासेस में साथ ही साथ संचालन हो जाएंगे। तो ये हमारे अभी किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं की गई। ये बहुत ही सुखद पहलू है कि आपके बच्चों को लगातार विद्यालय में जोड़े जाने के लिए हम भी वचनबद्ध है और उसी हिसाब से हम अपने परीक्षाओं का आयोजन भी कर रहे हैं। आगे स्लाइड के माध्यम से हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्री प्राइमरी की क्लासेस को प्रभावी ढंग से आगे लगाना चाहते हैं और क्या क्या हमारे पास योजनाएं हैं और इस योजना से आपको छात्रों को कितना बेनिफिट और कितना लाभ जो हमारे क्लासरूम का स्ट्रक्चर है पूरी तरह से बदला हुआ मिलेगा। इसके बारे में हमने हर एक भवनों में, चाहे विद्यार्थी का भवन हो, शिक्षा का भवन हो या फिर ज्ञानार्थ का भवन हो, तीनों भवनों में हम प्री प्राइमरी के हिसाब से कुछ क्लासरूम्स को डेवलप कर रहे हैं जो क्लासेस सुसज्जित रहे। यह भी विद्यालय का सोच रहा है, जैसे कि आप इंटरनेशनल स्कूल या किसी ऐसे प्रोफेशनल स्कूल में देखते रहेंगे कि उनके क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है पूरी तरह से अलग रहता है। इसी पैटर्न पर हम भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करके जो कि सोमवार से हमारे कुछ आ रहे हैं क्लासरूम को अपग्रेड करने के लिए बाहर से डेलीगेशंस, और उम्मीद है कि इसी महीने के अंदर हम क्लासरूम प्राइमरी के क्लासरूम कम से कम 2 क्लासरूम सभी कोने में विकसित कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, जिसमें सारे उनके जितने भी क्लासरूम है प्री प्राइमरी के लिए ही निर्धारित रहेंगे। उसमें दूसरी कक्षा संचालित किए होंगी, या तो नर्सरी की क्लासेस संचालित होंगी या केजी की क्लासेस संचालित होंगी, क्योंकि
डेकोरम है, उस कक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी कक्षाओं से भिन्न रहेगा। तो ये हमारा मैडम और सारे क्लासरूम काफी इंप्रेसिव और इम्पैक्ट से रहेंगे और उसमें ज्यादा जिस प्रकार का वातावरण छात्रों को मानसिकता को उनको उभारने के लिए जरूरत पड़ती है, उस प्रकार के वातावरण देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं डायग्राम देते हैं, चित्र देखते हैं, कार्टून देखते हैं, ये सब चीज उनके दिमाग में मानसिकता में मेंटल लेवल में काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं और छात्र इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब ये वातावरण को क्लासरूम में मिलेगा तो क्लासरूम में एक तरह से पाठ्यक्रम का कंटेंट का इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इस स्थिति से शैक्षणिक विधा से भी छात्र काफी लाभान्वित होंगे और शिक्षकों के लिए भी आसान होगा छात्रों को पढ़ाना कि हाँ वो प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। सिर्फ करेंगे और विद्यालय में करेंगे, उसके बाद बेग्स यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद जो स्पेशल होगा वो होमवर्क की कॉपी लेके जाएंगे, फिर दूसरे दिन उसको सबमिट करेंगे। कहने का मतलब कि छात्रों को जो बेग का बर्डन है वो भी खत्म हो जाएगा। हम ये कोशिश मूलभूत सुविधाएं का लाभ मिले, उनका जो मोरल डेवलपमेंट है उस पर हमारा स्टेज में फोकस कि बच्चों की जो मानसिक विकास है उस पर हम कैसे काम कर सके। न कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भारी बस्ते को वाहन उस पर ढोए और छात्र से उससे उभरने उससे आगे ले जाए, ताकि ये चीज आपके लिए भी घर में भी आप पढ़ते हैं तो आपको भी लगता है कि जब विद्यालय छात्र जाते हैं तो क्या सीख के आ रहे हैं, तो सीख के आ रहे हैं तो आपको भी दिखना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ विद्यालय जाने का एक अर्थ है और बच्चे वहां से लाभान्वित होकर आ रहे हैं। सिर्फ टीचर होमवर्क दे दिया तो यहाँ पर पेरेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ये मानसिकता खत्म हो जानी चाहिए। बच्चे में इन्वॉल्वमेंट खुद हो और बच्चे खुद इन्वॉल्व हो, इसको सुपरवाइज करने के लिए हमारे शिक्षक होंगे और क्लासरूम में ये सारे एक्टिविटीज कंप्लीट कर देंगे। हम ड्यूरेशन बढ़ा के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो हमारी प्री प्राइमरी की क्लासेस है वो क्लासेस अब काफी ज्यादा इम्पैक्ट वाली होगी, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होगी और काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगी। आगे जाके या प्रमोशन करेंगे तो वो आप सोचिए कि कंटेंट को कितने बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे और आगे वाले पाठ्यक्रम के लिए अपने आप को तैयार भी कर ओरिएंटेड विद्यार्थी है। जो बीच का वो हिंदी मीडियम का शिक्षा मीडियम है जो स्टेट बोर्ड से संचालित होती है, राज्य से संचालित होती है, तथा तीसरा भवन है ज्ञानार्थ भवन, सभी को मालूम है कि शासकीय विद्यालय से लगा हुआ है। तो अधिकांश पालकों के बच्चे वहाँ पढ़ते भी होंगे नर्सरी केजी में, तो वहाँ के विद्यार्थी वहाँ पर ज्ञानार्थ भवन है जो अंग्रेजी माध्यम के स्टेट बोर्ड से संचालित हो रहे हैं। तो तीनों भवन में हमारा यही कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार के क्लासरूम भी डेवलप किए जा रहे हैं। चाहे छात्र किसी भी मीडियम में पढ़े, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े या इंग्लिश मीडियम में पढ़े या किसी भी बोर्ड में पढ़े, चाहे सीबीएसई में पढ़े या स्टेट बोर्ड में पढ़े, छात्रों को हर प्रकार के लाभ, हर प्रकार की सुविधाएं मिलती रहेगी। यूनिफॉर्म चलता था नर्सरी और केजी की क्लास, उसमें अनवरत जारी है और जो बुधवार को व्हाइट यूनिफॉर्म हुआ करता था वो भी है। तो ये दो यूनिफॉर्म ऐसा मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, चाहे वो सीबीएसई की स्टूडेंट है या स्टेट बोर्ड के हम यूनिफॉर्म यथावत है। अगर आपके पास पहले का यूनिफॉर्म है तो आपको किसी प्रकार का यूनिफॉर्म खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी प्रकार का आगामी सत्र में बदलाव नहीं किया। आने वाले किसी भी समय के अनुकूल जो भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं उस एक्टिविटी को हम वीडियो के माध्यम से आप तक भी पहुंचाते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपका पाली एक्टिविटी में कितना ज्यादा एक्टिव है और क्या एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो हम बच्चों के और भी विधाओं को विकसित करने के लिए सिर्फ शैक्षणिक वातावरण नहीं बल्कि अशैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज में ले आते हैं। तो वो एक्टिविटी का क्रिएशन हम प्री प्राइमरी में कुछ ज्यादा लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हर दूसरे दिन में बच्चों को एक्टिविटी करा जाए ताकि एक्टिविटी कंटेंट बेसिस रहे, उससे वो सीख सके। पाठ्यक्रम को सहजता से सीखने के लिए बच्चों को एक्टिविटी करना भी आवश्यक है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल मेंटलिटी है और प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए एक पेडागोजी है कि बच्चों को करके सिखाया जाए तो वो लंबे समय तक याद रखते हैं उसको, चाहे वो भाषा हो या फिर गणित हो या फिर विज्ञान हो। कहने का मतलब भाषा या विषय से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उस गतिविधियों के माध्यम से वो आसानी से सीख सकें। और 4% की बढ़ोतरी की गई है, किसी हद तक 4% गई है और अधिक से अधिक 5%। शासन का आदेश, शासन का व्यवस्था के तहत 2-3 का बचत होता है। कई अभिभावकों का यह शंका होता है कि क्या हर क्लास में एडमिशन फीस होती है, तो ऐसा नहीं है। एक बार एडमिशन फीस देना होता है, उसके बाद जब दूसरे क्लास में पदोन्नति हो जाती है तो वो 3000 रुपया देना नहीं होता है, वो 3000 का छूट मिलता है, उस 3000 का एडमिशन फीस नहीं होता है। इस वजह से ओल्ड छात्र जो पुराने हमारे छात्र हैं उनका फीस 3000 रुपया डिफरेंसेस आते हैं। तो ये नए छात्रों के लिए सत्र में किसी प्रकार की छूट की कोई भी
व्यवस्था नहीं है। इस फल से सभी अभिभावक बाहर निकले और ये स्पष्ट रूप आप तैयार रहें कि आगामी सत्र में आपको इस कंप्लीट फीस देना है, लेकिन फीस आप अपने व्यवस्था से चाहे तो इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए या मंथली में दे दीजिए, कैश जमा कर दीजिए, चेक दे दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध है। आप सभी को मालूम है कि आप अपनी सुविधा से फीस के जो पेमेंट के तरीके हैं वो किसी भी तरीके से घर बैठे भी, कई लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ये व्यवस्था भी हो गई है। ऑनलाइन करने के बाद आप यहाँ पर कॉल करते हैं कि सर हमने आपको फीस पे कर दिया है, हम ऑनलाइन वेरीफाई करके आपके पाली को या जब भी आप उसको लाते हैं तो उसका हम पावती दे देते हैं। ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। 14,000 रुपया, लेकिन पुराने छात्रों का जो 3,000 मतलब उसका एडमिशन फीस नहीं लगता है, इसलिए वो डिफरेंस है 13,000 रुपया। इसी प्रकार हिंदी माध्यम का साल भर का फीस है 10,000 रुपया, 10,900, आप उसको 11,000 मान लीजिए, तथा नए छात्रों जो पुराने छात्रों का 10,000। तो ये हमारे 3 अलग अलग बोर्ड के अलग अलग फीस लेते हैं। तो फीस के बारे में सारा डिटेल अगर आपको और भी कंफ्यूजन है तो उसके बारे में भी आप चर्चा करके हम जान सकते हैं। सारी चीज आपको सब विस्तार से बता देंगे। तो ये हमारे आगामी सत्र की आने वाली फीस का स्लेब है जो पालियों को देना होगा। एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बहुत अधिकांश पालक ने एडमिशन को फॉर्मा ले गए हैं, प्रपत्र ले गए हैं, एडमिशन को प्रॉस्पेक्टस ले गए हैं, उसमें जो फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करके जमा भी कर रहे हैं। ऐसा अभिभावक जो एडमिशन या 3 फीस कंप्लीट हुए तो उनको भी मेरा अनुरोध है कि कृपया प्री बोर्ड तक के लिए वार्षिक परीक्षा से पहले आपको 4 फीस कंप्लीट हो जाए। विस्तार करने की आवश्यकता है क्योंकि टीचर इस विषय में आपको सारा मार्गदर्शन दे देंगे। किसी प्रकार का अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो, इसी बात का हम ध्यान रखे हैं ताकि छात्रों को भी किसी प्रकार का कोई लोड ना आए। आपका आदेश जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो आदेश जो आप देखें नर्सरी क्लासेस में अलग अलग रेंज है, सुविधा नहीं हो और हम भी संचालन और परीक्षा का संचालन को सरकार को कर चुके कर सके। इसके पीछे भी कई कारण है कि स्टेशनरी, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर और एग्जामिनेशन के जो भी एक्सपेंसेस है प्लस टीचर्स की जितने भी हमारे सैलरी ओरिएंटेड इश्यूज हैं वो आपके सहयोग से ही होता है। इसलिए इस विषय पर गंभीरता की आवश्यकता है। अभिभावक इस पर गंभीर रहे। जो अभिभावक अगर दूसरा किस के बाद अगर पे अदायगी नहीं की है तो उनको तीसरा चौथा किस दे रहा है तथा जिनका हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल में जो फैसिलिटी सुविधाएं हो, स्कूल की जो सुविधाएं और फैसिलिटी हो वो मैं वर्ल्ड क्लास तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्कूलों में हमारा रहे और इसी फीस में रहे जो फीस हमारी चल रही है। और इसके लिए हम निरंतर हमारी कक्षाओं को, हमारे टीचर्स को पद्धति ला करके, जैसे हमने अब यहाँ पर रोबोटिक ये लैब वगैरह बनाना, बड़े हड्डे बनाना और ये इससे लगभग डबल बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का जो पीछे का आदमी ऊपर बैठता है, बड़ा सारा स्टेज, वो सब हमारा बन रहा है। उसके लिए हमने 17 लाख रुपया बैंक से लोन भी लिया हुआ है और जैसे तैसे करके, और हम इस साल हमारे 6 क्लासरूम जो प्री प्राइमरी के हैं उसको आपने इसमें देखा एकदम अपग्रेड कर दिया। डेस्क बेंच एकदम बच्चों का कलर। इसके बारे में सर ने आपको बता ही दिया है कि लगभग 3%, 3.5%, 2%, 4%, मतलब ये इतना होता है कि जैसे मान लीजिए 970 रुपया है तो उसको 1000 कर दिए, 950 है तो उसको 1000 कर दिए, 920 है तो कहीं पर 900 कर दिए। तो ये एडजस्टमेंट होने लगा है पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 साल की किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। तीसरी प्राथमिकता तीज, त्योहार, शादी ब्याह को देता है, चलिए। और अंतिम में आ जाए फीस, अगर आपके पास बचता है तो फीस दे दो, नहीं तो फिर देखेंगे अगले महीना। क्यों नहीं चाहते? और ये ज्यादा आप लोगों के लेवल पर हमारा विद्यालय 30 साल से चल रहा है। हमने कभी भी हमारे टीचर कि 5 तारीख जनवरी की सैलरी के लिए 5 फरवरी से ज्यादा उनको वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन ये भी हुआ कि हमने 2-2 महीना टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाए। हम न किसी प्रकार का लेट फीस देते हैं। दूसरे स्कूल में सारे प्रोविजन, अच्छे स्कूलों में सरकारी जो कानून बना हुआ है, सब विभाग 3000 का टीचर रख लेते हैं, 10वीं पास टीचर रख लेते हैं। और कैसे ABCD तो कोई भी सिखा देगा, आप लोग भी सिखा देगा, जो 8वीं पास है वो भी सिखा देगा।
लेकिन एक बच्चे को एक स्तर तक लेके जाना कि वो क्लास 3 आते आते इंग्लिश में बात करना शुरू कर दे, इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्लास 1 आते आते वो वाक्य बना ले, अगर उसका नाम मान लीजिए लड़की अनामिका है उसका नाम, तो अपने मन से उसकी स्पेलिंग लिख ले वो इंग्लिश में, कुछ जरूरी वाक्य वो सीख जाए क्लास 1 में कि आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो अंग्रेजी में आपको रिप्लाई कर सके। इस लेवल तक लाना है तो आपको क्वालिटी वाइज टीचर रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको समय पर फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा हमारा एफर्ट करके बड़े स्कूल, ये साल भर में उन्होंने 2 महीना भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल नहीं चलाया, 2 महीना, वो भी दिन तो अभी तक नहीं खुला। आप मतलब हमारा स्कूल है जो 10 महीने में 8 महीना आपका स्कूल संचालित किया ऑफलाइन, कम से कम 9वीं से 12वीं 10 महीना, 6वीं से 8वीं 9 महीना, और कुछ जूनियर क्लास को हमने 6 महीने 5 महीने स्कूल संचालित कर दिया ऑफलाइन बुला करके। हमने रिस्क लिया, बहुत सारे खर्चे किए, हमने लगातार सैनिटाइजिंग, बच्चों को मास्क के लिए आपस में ये करना, सारे डेस्क बेंच को खुदवा रहे। तो ये सारा एफर्ट अगर हमारा है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमको फीस कम से कम जो निर्धारित फीस है, सर ने बताया कि हम भी अब फीस तय नहीं करते, माध्यम से कभी कुछ के माध्यम से ये जो सूचना भेजते हैं कि यहाँ तक का फीस दोगे तब एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ये 50 प्रकार की जो प्रेशर वाला हमको जो रणनीति बनानी पड़ती है, टेक्निक अपनाना पड़ता है, ये हमको चाहते नहीं। कोरोना कोविड पीरियड में हमने सोचा कि भाई 2 तकलीफ में है जिनका आवेदन लेकर के उनको 2.5 लाख रुपया बैंक में ब्याज पर डाल रहे हैं, उस पैसे का हम टीचर्स को उनको ठीक ठाक सैलरी दे पाते, कर्ज लेकर के जो स्कूल संचालित करना पड़ रहा है। यही मेरा निवेदन था आप लोगों से कि अब इस जोन से बाहर आइए कि फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा या जब देखेंगे आखिरी में पेमेंट कर देंगे, इस जोन से बाहर आइए। और हम बच्चे लोग के ऊपर में ज्यादा बोझ नहीं लाते कि उनको नाना प्रकार की किताबें 5-5, 6-6 जैसे दूसरे स्कूल वाले संचालित करते हैं, थप्पी के थप्पे पुस्तक लिख देते हैं महंगी महंगी, हम वैसा कुछ नहीं। ड्रेस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने ड्रेस को लेकर इस साल तो बिल्कुल ही साइलेंटली खिलाया कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी 3-3 महीने तक नहीं आए ड्रेस में। हमने सोचा कि 20 साल दिक्कत है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर लेकिन आप लोगों को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग विचाराधीन है कि हम आने वाले समय में आपके बच्चे के को बैगलेस कर देंगे। हमारा तरीका क्या है ये हम उनको बताएंगे, तो जल्दी 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 उसको याद रहे, बताए बच्चे रोज जिस चीज को देखेगा बच्चा वो जैसे बच्चों को रोज दिखाते रहे, तो आएगा देखेगा, वो देखेगा यहाँ तो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पूरा लिखा, और निरंतर अपन सब मिलजुल करके अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा नागरिक बनाए, एक चुनौती को वो मजबूती से फेस कर सके, ऐसा हम नागरिक बनाए, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। आज आप सब लोगों ने यहाँ पर इतने देर तक यहाँ हम सब लोगों को सुना, अपना सहयोग किया, बैठे बातचीत किए, और इस उम्मीद के साथ कि हमने जो आपसे निवेदन किया है, आग्रह किया है, उसका आप पालन करते रहेंगे और हम भी निरंतर पढ़ाई को अच्छे से अच्छा करते रहेंगे। इस उम्मीद और भरोसे के साथ, इस शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद। Meetings are at the heart of an effective organization, and each meeting has an opportunity to clarify issues, set new directions, sharpen focus, create alignment, and move objectives forward. We all know that before starting any work, we always pre-plan the work for complete आने वाली है। तो बेहतर है एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ मैनेजमेंट के डिस्कशन हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स और मैनेजमेंट दोनों मिलकर ही स्कूल को सक्सेस बनाता है। स्कूल की हर समस्या का विस्तृत रूप से चर्चा हो सकती है। स्कूल के स्कॉलस्टिक लेवल में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी योगदान जरूरी होता है। स्कूल में होने वाली सभी
एक्टिविटीज हो रहा है, स्कॉलस्टिक, नॉन स्कॉलस्टिक, इन सभी एक्टिविटीज में बच्चों का क्या भागीदारी है, बच्चे कितने एक्टिव हैं, बच्चे कितने इनएक्टिव हैं, और इनएक्टिव है तो क्यों है, कैसे उसका निदान कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे मैक्सिमम इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन के लिए पेरेंट्स मैनेजमेंट मीटिंग का होना बहुत जरूरी होता है। लोगों को आपस में मिलकर तय करना होता है, और इसी तय को करने के लिए आज की ये मीटिंग, विशेष मीटिंग आप लोगों के साथ रखी गई है। बच्चों को हैंड वॉश की आदत डालिए, हालांकि मोस्टली बच्चों की आदत हो चुकी है टाइम टू टाइम उनको हैंड वॉश करने का, और यही हैबिट घर में भी हमको रखना है। बच्चे स्कूल से यदि पहुंचते हैं, तुरंत उसको खाने के लिए बच्चा जिद कर रहा है या कुछ खाने का सामान छू रहा है, उसको नहीं दीजिए। बच्चे को टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट और समझाते रहिए, अपडेट करवाते रहिए कि हैंड वॉश का और क्लीनलीनेस का हमारे लाइफ में ऑब्जर्व किया है। अपने यहाँ 1 to 5 की प्राइमरी के बच्चे हैं, कई बच्चों में ऐसा होता है मम्मी टिफिन नहीं बना पाई, बच्चे बाहर से खाने की जिद करते हैं। अब बच्चे भूखे रहते हैं, नेचुरली वो 10 रुपए लेकर आ जाते हैं, मैम कुछ मंगवाना है, टिफिन नहीं लाए। ये बहुत ही दुख की बात है। आप जितना भी बिजी है, आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, एटलीस्ट इस टाइम में बच्चों को बाहरी खाने के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम ड्यूरेशन में स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे से एग्जाम परफॉर्म कर पाएंगे। अभी एक तो वैसे ही बच्चे कमजोर हो गए हैं घर में रहकर, उसके बाद अभी पढ़ाई का समय है, स्कूल में भी थोड़ा सा हम लोग हैवी मतलब टाइट शेड्यूल दे रहे हैं, ताकि बच्चा जितना उनका जो बैक हो गया है वो थोड़ा मैक्सिमम जो है कवर कर पाए। लेकिन यदि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, उस डाइट का डायरेक्ट इफेक्ट उनके माइंड पे होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बच्चों को पैसे मत दीजिए, घर से बना हुआ फ्रेश भोजन दीजिए। आज हमने कई बच्चों को देखा, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल तक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। प्राइमरी लेवल के बाद बच्चे 6 ऑनवर्ड मिडिल में पहुंचते हैं, थोड़ा समझदार हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल में वो बच्चा सीबीएसई का हो, वो सीजी का हो, वो हिंदी मीडियम हो, मायने नहीं रखता। लेकिन प्राइमरी लेवल में आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, पापा मम्मी दोनों का, ठीक है। बच्चों की बैग डेली चेक कीजिए, बैग में एक्स्ट्रा अननेसेसरी बुक्स कॉपीज भी मिल रहा है। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वो कॉपीज भी बैग के अंदर है। बच्चा वो क्लास में सब्जेक्ट नहीं है, सपोज उसकी भी कॉपीज एक्स्ट्रा डल जाती है, वो हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। थोड़ा टाइम टू टाइम बैग चेक। अच्छा, बुक बच्चों के बैग में किसने डाला, तो कोई कहता है दीदी ने डाला, किसी ने कहा छोटा भाई ने डाला। हम लोगों की मानी जाती है, अब पेरेंट्स की लापरवाही मानी जाती है। फूड नहीं मिलता, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल और उसके बाद ट्यूशन पर। बच्चा मेरा कमजोर है, मैंने ट्यूशन तो डाला हुआ है ना, ट्यूशन डाल देते हैं, आप लोग अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि हमने ट्यूशन डाला, हमने वहां पे मंथली पे किया, हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो ट्यूशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्यूशन टीचर को अपने पैसे से मतलब है, उसका टाइम से मतलब है, वो 20 और 30 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठाकर वो गाइड कर रहा है, उसमें से हर एक क्लास के डिफरेंट क्लास के बच्चे हैं। तो आप सोचिए, क्या आपके बच्चे को आप जितना फोकस करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, क्या वो बच्चा उतना फोकस ट्यूशन टीचर के पास है? नहीं है। बेहतर है कि आप ट्यूशन में भेजिए, बच्चे को खुद गाइड कीजिए। ठीक है, आप कम पढ़े हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर से यदि कम्युनिकेट करेंगे, आपको कुछ भी करना रहेगा, सिर्फ वो टीचर जो क्लास पर करवा है उसी को यदि आप बैठ कर रिपीट करवा, धीरे धीरे उसी को देखकर, उसी को फॉलो करके वो उसकी हैबिट में शामिल होती जाती है, और वैसे ही बच्चे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग भी इस बात के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बच्चों की हर एक एक्टिविटी पर एज ए पेरेंट्स आपकी पहली नजर होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि बारीकी से बच्चों को ध्यान देंगे, बच्चों की एक्टिविटी से ही आपको पता चलेगा कि उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कैसा बिहेवियर। वो बच्चों के बिहेवियर के थ्रू यदि आप ध्यान रखो बच्चों को कंटिन्यूअस, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और कभी भी ऐसा एब्नॉर्मल बिहेवियर फील हो, तुरंत आप उस बच्चे को, उन फ्रेंड सर्कल को आप काउंसिल करके या आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ये होगा। और मोबाइल का जमाना आ गया, अभी तो और हमको अटेंटिव रहने की जरूरी है। बच्चा भले पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, लेकिन मोबाइल हैंडल जरूर कर पा रहा है। और मोबाइल में वो यूट्यूब ऑन कर रहा है, क्या ऑन कर रहा है और क्या देख रहा है, उसका
इसलिए बच्चों की हर एक एक्टिविटी पर पहली नजर रखिए, तीखी नजर रखिए, और कभी भी ऐसा एब्नॉर्मल बिहेव हो तो तुरंत उसको क्लास लीजिए, उनको समझाइए, उसको चेक कीजिए और उसकी तह तक जाके समस्या थोड़े में यदि सॉल्यूशन खोजेंगे तो निकल आएगा, लेकिन जब समस्या हाई लेवल तक जाता है उसके बाद वो कंट्रोल नहीं होता। यदि मैं सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट है जो लंदन से आ रहे हैं, वो बच्चे की कंडीशन, उसके पापा का शायद शॉप वगैरह होगा, उस ऐसा है कि उस बच्चे को आप कितना भी समझा लो वो बिल्कुल शांत रहेगा, नेक्स्ट डे वो एक्शन कर देगा, क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट डे उसके बाद एक्शन का एक्शन होगा। आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आते, उसको पता है कि आने के बाद वो बच्चे का डिस्कशन होगा। इवन पेरेंट्स को ये पता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं भटक रहा है, लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? वही पेरेंट्स बिजी है। मैनेजमेंट है पेरेंट्स का, जो इग्नोरेंस है यही इस बच्चे को बर्बादी के रास्ते में ले जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक तो बच्चों की हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी एब्नॉर्मल बिहेव है तुरंत कीजिए, अपने उनके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, लेकिन बच्चों को हमको सही रखना है, हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए। और तुरंत वो भी अति हो जाता है, अति नहीं करेंगे। बच्चा स्कूल से उनको रिलैक्स होने का भी टाइम दीजिए, उनको टाइम टेबल भी फिक्स कर दीजिए ताकि उनकी स्टडी टाइम हो, उनका गेम्स का भी टाइम हो, उसको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम ध्यान देते हैं। फैमिली डिस्कशन कभी भी बच्चों के सामने मत कीजिए, उसका पूरा इफेक्ट बच्चों के साथ पड़ता है, प्रोग्रेस कर पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई के समय कई पेरेंट्स का क्या आता है कि वो बगल में रूम में बैठ के टीवी ऑन कर रहे हैं, पढ़ो ना, आपके लिए तो कुछ छोड़ दिया, नहीं करना है। आप यदि बच्चों में इन्वॉल्व होंगे तभी बच्चों आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और तभी बच्चों का जो है मेंटल ग्रोथ भी होता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए। और अभी कोरोना के बाद जब गवर्नमेंट डिस्टेंस के बाद बच्चे स्कूल में आए, हमने ये ऑब्जर्व किया है, हमें लगा कि ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करना है और इसलिए हमने ये सारी बातें शेयर की और उम्मीद यही रखेंगे कि आप लोग इस बातों का पिन टू पिन फॉलो करें ताकि एक सही नागरिक बनके, एक प्रॉपर इंसान बनकर, एक नागरिक बनके हमारे स्कूल से तैयार हो। बच्चों से हमारी स्कूल की पहचान होती है, आपकी पहचान होती है, उस टीचर की पहचान होती है। इसलिए हमें आपस में मिलकर, स्कूल और पेरेंट्स आपस में मिलकर हमारे बच्चों की ओवरऑल प्रोग्रेस को हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश तभी सक्सेस होगा जब हमारे और आपके बीच एक बॉन्डिंग होगी और इसी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई है। इसके पीछे का ये सोच होगा कि सभी छात्रों को अपने तैयारी करने का पूरा समय मिले, इस विषय को विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए आप सभी अभिभावक नोट कर रहे हैं कि ये हमारा परीक्षा का तिथि है जो आज माह से प्रारंभ हो रहा है। ये कक्षा 5 से कक्षा 5 की बात हो रही है, जिसमें 17 मार्च तक की कक्षा संचालित हो रही है। आप ये देख पा रहे हैं कि आज के बाद 11 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, इस टाइम में आप ये देख रहे हैं कि कक्षा 5 से कक्षा 5 तक है, लेकिन बीच में जो गेट है उस गेट में कक्षाएं होंगी माध्यमिक स्तर का और उसका माध्यमिक स्तर का, कहने का मतलब कि 8वीं स्तर का और कक्षा 11वीं या कक्षा 9वीं के छात्रों का। तो ये हमारा टाइम है जिसमें 17 मार्च तक आपकी 3 कोर और वार्षिक परीक्षा का संचालन हो रहा है। जितने भी अभिभावक है विशेष ध्यान रखेंगे कि यह महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें आपको पूरे फाइलों को सम्मिलित करना आवश्यक है। इस हेतु सभी छात्रों को प्रवेश पत्र वितरण किया जा रहा है कक्षा शिक्षकों के माध्यम से। जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे, मेरा अनुरोध है कि कृपया कक्षा शिक्षा से अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर ले। प्रवेश पत्र का वितरण हम तीनों भवनों में प्रारंभ कर चुके हैं, कुछ कक्षाओं का वितरण अभी हम असेंबली में भी प्रारंभ किए हैं और आप सभी को मैं सूचना देना चाहता हूं कि जिसके चतुर्थ हो गया है उसको स्वस्फूर्त होकर ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सभी अभिभावक विशेष ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र अनिवार्य है। इस वार्षिक परीक्षा P4 परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों के पास प्रवेश पत्र की अर्थात सुनिश्चित होनी चाहिए। सत्र की भी शुरुआत हम की भी व्यवस्था कर लिए हैं, जिसमें वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके कापियों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन होने के बाद रिजल्ट की गणना होगी। रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद उनका प्रोग्रेस का मार्कशीट बनेगा। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी CBSE के ओरिएंटेड यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्कशीट पूरी तरह से कंप्यूटराइज और डिजिटलाइज होंगे और CG बोर्ड में चूंकि हमारा मार्कशीट पहले आ चुका था उनका मेमो होगा, लेकिन जो ओपन है उसमें जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है सभी बोर्ड का, चाहे स्टेट बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का, एक साथ एक ही घोषित होगा और उसके बाद नए शैक्षणिक सत्र का जो शुरुआत है वो एक साथ प्रारंभ हो जाएगा। इसमें दो बातों पर जोर देना
जो प्री प्राइमरी का नया शैक्षणिक सत्र, प्री प्राइमरी का है कि नर्सरी और केजी, इनका जो नया शैक्षणिक सत्र है 2 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जबकि कक्षा 12 से कक्षा 11 तक का 12 तक का जो क्लासेस है उसका शैक्षणिक सत्र 5 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। इसका आशा है कि लगभग 2 अप्रैल के आसपास तक हम रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद हम नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर देंगे। ये हमारे शैक्षणिक सत्र की योजना है। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि चूंकि हमारे इसलिए आवश्यक था कि अभिभावकों से चर्चा करके हम अपनी योजना को, कार्य योजना को और आगामी जितनी हमारी विद्यालय से संबंधित गतिविधियां हैं उस गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी भी प्रदान करें और आपसे सहमति भी है और आपके जितने भी समस्याओं और सुझावों का हम यहाँ पर विचार करते हुए समाधान भी करें। ये तमाम बातें को लेते हुए आज का मीटिंग आयोजित की गई है। आज हमने प्रयास किया था कि इससे पहले एक फेज की मीटिंग हुई थी प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच में, जिसमें प्री प्राइमरी का अभिभावक, कक्षा नर्सरी और केजी का अभिभावक यहाँ उपस्थित हुए थे। दूसरे चरण में दूसरी आवृत्ति में कक्षा 5 से कक्षा 5 के अभिभावकों की यहाँ पर मीटिंग हुई है। आप सभी को मैं बता दूं कि इस शैक्षणिक सत्र में लगभग 169 कार्य दिवस की कक्षाएं संपन्न हो चुकी है, जिसमें हम इस साल जितने भी अप्रैल महीना से लेकर अभी तक की स्थिति में जितने भी कार्य दिवस है सभी का समावेश किया गया है। अगर आपको याद होगा तो हमारा विद्यालय अप्रैल से ही ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई थी। हम प्रारंभिक चरण में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के कक्षाओं को बुलाए और एक सप्ताह के बाद कक्षा 8वीं तक के छात्रों को, मिडिल क्लास के छात्रों को और समय समय हम प्राइमरी के छात्रों को भी जोड़े। लेकिन शासन का निर्देश 2 अगस्त को आया था, जिसमें कक्षा 9वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को बुलाने की बात कही गई थी। कहने का आशा यह है कि विद्यालय हमारा सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि एक अनुसंधान केंद्र भी है और कई ऐसे अवसरों पर हमारा यह आकलन रहा है कि जो भी गतिविधियां, जो भी हम यहाँ पर निर्णय लेते हैं और कुछ समय के बाद, कुछ सप्ताह के बाद वो शासन के निर्देश के रूप में आता है। तो कहने का आशा है कि हम शिक्षा की चुनौतियों को समझते हैं और सभी छात्रों को, एक छात्र से लेकर जितने भी छात्र यहाँ पर विद्यालय में अध्ययन रहते हैं, सभी छात्रों के बारे में हम हर गतिविधियों की जानकारी यहाँ पर एकत्र करते हैं और अभिभावकों से हम पर चर्चा करते हैं। साथ ही दूसरा परीक्षा P3 तक का परीक्षा हमने संचालित कर चुका है और ये P4 और ये आखिरी फेज की परीक्षा जो मार्च में प्रारंभ होने जा रही है। ये चूंकि वार्षिक परीक्षा के रूप में इसको समझ सकते हैं और सारे परीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए लगातार आप सभी को मालूम है कि परीक्षा का संचालन हम सफलतापूर्वक किए हैं और छात्र भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो परीक्षा का जो वार्षिक परीक्षा का टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्लाइड के माध्यम से। शशि, वार्षिक परीक्षा के 4 चरणों में 4 परीक्षाओं अलग अलग समय पर संचालित हो रही है। इसके पीछे का ये सोच होगा कि सभी छात्रों को अपने तैयारी करने का पूरा समय मिले। इस विषय को विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए आप सभी अभिभावक नोट कर रहे हैं कि ये हमारा परीक्षा का तिथि है जो 8 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। ये कक्षा 5 से कक्षा 5 की बात हो रही है, जिसमें 17 मार्च तक की परीक्षा संचालित हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि 8 के बाद 11 तारीख, 11 तारीख बाद 15 तारीख और 15 तारीख बाद 17 होती थी। लगभग वही किस्त की अदायगी रहेगी इस वर्ष भी। इस वर्ष आगामी शैक्षणिक सत्र की हमारे जो फीस का निर्धारण है, हमारा फीस का निर्धारण समिति में जो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उस प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं तथा उसकी टीम होती है, पैनल होती है। उस पैनल के माध्यम से अभिभावक भी होते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नामांकित किए गए 2 शिक्षक भी मतलब प्राचार्य भी होते हैं और हमारी कमेटी की पैनल होती है। वो पैनल के माध्यम से हमने तीनों बोर्ड का, चाहे CBSE का हो, स्टेट बोर्ड का हो या हिंदी माध्यम का, सभी स्तर का, प्राइमरी स्तर का, मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का फीस का निर्धारण कर लिया है। और सुखद पहलू यह है कि स्वस्फूर्त होकर विद्यालय ने फीस में बहुत ही नॉमिनल वृद्धि की है। नॉमिनल वृद्धि का आशा है कि किसी वर्ग में वो 3%, किसी में 4%, जबकि शासन के निर्देश के हिसाब से विद्यालय अपने स्तर पर प्रतिवर्ष 8% की शुल्क की बढ़ोतरी कर सकता है। ये शासन का अपना निर्देश है, लेकिन हमने 8% के क्राइटेरिया को नहीं छुआ है। हम 8% से कम ही है, किसी में 4%, किसी में 5% से ऊपर हम फीस बढ़ोतरी नहीं किए हैं। तो ये एक तरह से बहुत सुंदर पहल है कि हम किसी भी गार्जियन का, किसी अभिभावक पर हम अधिभार नहीं दिए हैं। लगभग वही है, थोड़ा बहुत आंशिक वृद्धि हुई है। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आगामी सत्र का भी फीस हमारा निर्धारित हो चुका है। चूंकि वार्षिक परीक्षा के बाद परीक्षा के परिणाम जब घोषित होंगे तो आपके छात्र जब दूसरे क्लास में जाएंगे तो ये फीस आपको दे होगा।
पिछले साल के भी इस बार भी हमने 10 महीने का फीस लिया है। 10 महीने को 4 किस्तों में विभाजित किया जैसे कि गत वर्ष किए थे। अब अधिकांश पालक हमारे फीस की स्थिति को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि विद्यालय में किस्त के अलावा मासिक शुल्क भी दिया जा सकता है। जैसे कि अभिभावकों को पिछले बार भी अनुरोध था कि सर हम किस्त के बजाय हम मासिक रूप में कुछ पैसा जमा कर सकते हैं, तो इसकी भी सुविधा विद्यालय के द्वारा प्रदान करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कुछ चेक पेमेंट करते हैं। अब ये सुविधा तो कई पेरेंट्स के पास मोबाइल पर घर बैठे भी हो गई है। कई अभिभावक घर बैठे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जिसकी सूचना हमको विद्यालय में देते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन कर दिया है। और उसके बाद हम विद्यालय से जब आपके छात्र या आप विद्यालय आते हैं तो उसका हम सिर्फ आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये तमाम सुविधा दे रहे हैं और ये तमाम सुविधा का लाभ आपको मिल ही रहा है। तो ये हमारा किस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूँ। ओल्ड और न्यू, इसको आप समझ लीजिए। ओल्ड वो छात्र हैं, मतलब पुराने छात्र जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं और यही छात्र अगले क्लास में पदोन्नति पाएंगे, ये हमारे ओल्ड छात्र का रहेंगे, पुराने छात्र। और नए प्रवेशी छात्र जो नए एडमिशन पाएंगे वो उनका फीस रेट न्यू कहलाएगा। डिफरेंस ये है कि जो छात्र नए प्रवेश ले रहे हैं उनको एक बार प्रवेश शुल्क 3000 रुपया दे होता है प्रवेश के समय, लेकिन एक बार आपने चूंकि 3000 दे दिया तो जो नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वो 3000 उनको देना नहीं होगा। तो ये हमारे न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट है। आप अभिभावक जिनके वर्तमान में छात्र पढ़ रहे हैं वो सभी छात्र यहाँ पर ओल्ड छात्र होंगे। तो ये फीस का स्लिप को मैं यहाँ पर कम से कम मिडिल क्लास की जो शिक्षा भवन में संचालित है। सीबीएसई की क्लासेस यहाँ इसी भवन में संचालित है। सीबीएसई के नाम से कक्षा 4 से कक्षा 5 तक का जो सालाना शुल्क है, जो सालाना शुल्क आप देख रहे हैं 21,000 रुपया, ये साल भर में एक बार देय होता है। और इसमें अगर कोई अभिभावक पूरे एक बार नहीं पूरा किस्त दे देता है 21,000 रुपया, तो उसको साल में 5% का डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस वर्ष चूंकि अब हमारा आगामी सत्र प्रारंभ होगा अप्रैल से, तो अप्रैल में किसी प्रकार की छूट की किसी भी अभिभावक को कोई पात्रता नहीं होगी। ये मैं पहले से संकेत दे देना चाहता हूँ। अभिभावक इस बात को हमेशा याद रखें कि अब किसी भी अभिभावक को शुल्क रियायत के लिए मैनेजमेंट या व्यवस्थापक के पास आने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वस्फूर्त मामला है। जितना हमने नीति निर्धारण के हिसाब से फीस को दिखाया है, आपको काउंटर में जाना है और पेमेंट करना है। सुविधाएं आप अगर मंथली लेना चाहते हैं तो मंथली की भी सुविधाएं दी जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, किसी प्रकार की समस्या है, तो समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। आप पदाधिकारियों से हमसे मिले तो हम समस्या का निवारण भी करेंगे। आपको रास्ता भी बताएंगे कि किस प्रकार का इस स्थिति से आपको उभरना है और कैसे आपको फीस को रेगुलर करना है, ताकि किसी भी प्रकार का आप न छात्र को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे, न आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो ये हमारा सीबीएसई का, जैसा मैंने पहले बताया कि 21,000 रुपया प्राइमरी क्लासेस का जो साल में एक बार दे होगा। और पालकों का ये रुझान भी आया है, जिनके बच्चे अभी स्टेट बोर्ड के में पढ़ रहे हैं इंग्लिश माध्यम में कक्षा 1 से 5वीं तक का, उनका कहना है कि सर अगले समय कैसे इनको सीबीएसई में ट्रांसफर या शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप सभी को, अभिभावकों को भी मालूम होगा कि जब हमने सीबीएसई की क्लासेस संचालित की थी तो हम छात्रों को, हम अभिभावकों को एक कॉन्सेप्ट सहमति पत्र प्रदान किए थे, जिसमें अभिभावक एक सहमति पत्र दिया था, जिसमें सहमति के आधार पर उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से सीबीएसई के क्लास में उनको ट्रांसफर किए थे, शिफ्ट किए थे। इस बार यह स्विच ओवर फॉर्म आएगा। अगर कोई अभिभावक अपने बालक को चाहे तो सीबीएसई में अगर एडमिशन कराना चाहता है तो ये स्विच फॉर्म भरना होगा। ये स्विच फॉर्म हम आप ही से प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इससे पहले हमने एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि आपका छात्र सीबीएसई के कैरिकुलम को कर सकता है। अगर हमारे जो पैनल है अगर वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये छात्र सीबीएसई के लिए एप्रोप्रिएट है, फिट है, तो इसके बाद आपको स्विच ओवर फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। ये आप ही से रिकमेंड होगा और उसके स्व स्कूल का आपका छात्र स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सरल और आसान प्रक्रिया है। ये वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद ये प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी अगर अभिभावक अपनी अभिरुचि जारी करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं कि सीबीएसई में डालें, तो इसकी सूचना हम पहले से दे दें ताकि हम इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। जब बच्चे शिफ्ट होते हैं, स्विच ओवर होते हैं स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड के दाखिल खारिज और उनके नाम निरस्त होता है और वो नाम सीबीएसई में शिफ्ट होता है। ये तमाम प्रक्रिया है जो ऑफिस की प्रक्रिया है, इसको भी पूर्ण किया जाना होता है। वो चाहे तो सीबीएसई से स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में स्विच ओवर ले सकते हैं।
संचालित होने का, जैसे कि आपको मालूम है कि सीबीएसई हम यहीं पर संचालित कर रहे हैं, अगले सत्र में हमारा संचालन इसी प्रकार चलता रहेगा। ये कंप्लीट बिल्डिंग हमारा सीबीएसई का ही है। और नेक्स्ट जब हम जब इंग्लिश मीडियम के स्टेट बोर्ड में जाएंगे तो ज्ञानार्थ बोर्ड में जो वर्तमान में छात्र पढ़ रहे हैं वहां पर अध्ययनरत रहेंगे, तथा हिंदी माध्यम के कक्षा 1 से कक्षा 5 के जितने भी छात्र हैं वो शिक्षार्थ भवन में या बीच वाले भवन में अध्ययनरत रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी तीनों भवनों में जो पढ़ाई का स्तर है वो लगभग एक समान ही है। आप ये सब देख रहेंगे कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज हैं, जितने भी हमारे कैरिकुलम्स हैं, जितने भी हमारी गतिविधियां लगभग एक समान चलती है, चाहे वो परीक्षा की गतिविधियां हो या कंटेंट का हो या टीचर्स हो, लगभग सारी गतिविधियां एक समान ही चलती है। इसी प्रकार अगर कोई इसी प्रकार का संदेह या अभिभावकों को ये लगता है कि हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में है या स्टेट बोर्ड में है तो सीबीएसई से पिछड़ जाएंगे, तो ऐसी मानसिकता ऐसे समाज से काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हम आपके पालियों को दे सके। इसलिए हम कैरिकुलम को ऐसा डिजाइन करते हैं जिससे सारे जितने भी विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके। हम ये कोशिश करते हैं और ये आकलन करते हैं, तुलना करते हैं कि देखते हैं कि सीबीएसई में क्या चीजें अच्छी आई है और उसी प्रकार स्टेट बोर्ड की क्या अच्छी बातें आई हैं। हम जो लगता है कि छात्र के हित में है हम उन चीजों को स्टेट बोर्ड से और सीबीएसई से लेते हैं, ताकि उससे उसको अमल करके हम दोनों छात्रों को, चाहे स्टेट बोर्ड के छात्र हो या फिर सीबीएसई के छात्र हो, दोनों को हम एक समान लाभ दे सके। ये हमारे विद्यालय में संभव है क्योंकि रायगढ़ जिला के एकमात्र ऐसा जिला आदर्श विद्यालय है जिसमें दोनों प्रकार के बोर्ड संचालित हो रही है। इस प्रकार की व्यवस्था रायगढ़ जिला का अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपकी सुविधा के अनुसार हर विकल्प है। आप चाहे तो अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड में पढ़ाइए, हिंदी मीडियम में पढ़ा लीजिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लीजिए या सीबीएसई में पढ़ा लीजिए। सारी व्यवस्था, सारा विकल्प हमारे जिला आदर्श ग्राम में है। गुणवत्ता क्वालिटी आप देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत ही अच्छा ऊंचाई पे जा रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो या योगा की बात हो या फिर साइंस एग्जीबिशन की बात हो या किसी प्रकार के अन्य कॉम्पिटिशन या संगीत विभाग का या अन्य कैरिकुलम को आप देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बेहतर मुकाम हासिल कर रहे हैं। कहने का से ये है कि पढ़ने में बच्चे को पढ़ने में ललक होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। हर प्रकार का कंटेंट को एक समान हो जाते हैं। डिफरेंसेस 10वीं तक रहता है, 10वीं तक सीबीएसई का कंटेंट अलग है और सीबीएसई का अलग है, लेकिन कक्षा 11वीं और 12वीं में दोनों एक समान हो जाते हैं। तो कहने का आशा है कि आपके बच्चे अगर बेहतर जिस बोर्ड में कर रहे हैं करने दीजिए, उनको किसी प्रकार का आप डिस्टर्ब न कीजिए। और अगर बच्चा चाहता है कि वो हिंदी मीडियम में पढ़े तो ये आपका इंटरेस्ट उसको ऊपर थोप के कि उसको इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना चाहिए, तो बच्चे दोनों तरह से अनपढ़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां ना हो, बच्चे से पूछिए कि वो किस बोर्ड में कंप्लीट कर रहा है, जिसमें उसको सुविधा होती है, जिसमें वो लगन से पढ़ सका, उसी को कंटिन्यू करें। तो ये सब हालांकि व्यवस्था हमारे सभी हैं। अगर आपको लगता है कि इस व्यवस्था का लाभ लेना है तो सारे विकल्प अभिभावकों के लिए मिले हैं, सारे विकल्पों पर परिचर्चा होती है और सारे विकल्पों का लाभ आपको मिलता भी है। ये सब तमाम बातें हैं। नेक्स्ट करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर यहाँ पर वातावरण बनाए ताकि छात्रों को उसका समुचित लाभ मिले। यही कारण है कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ का डीएम है, उन्होंने 5 जनवरी को एक आदेश दिया था कि पुनः संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। तो सारे रायगढ़ जिला के संस्थान 5 जनवरी से बंद हो गए थे। उसके बाद हमने व्यवस्थाओं को देखा, उसके बाद धीरे धीरे छात्रों को बुलाना प्रारंभ किया और लगा कि स्थितियां नियंत्रण में है, अब छात्रों को लाभ मिलना चाहिए। आप देखिए कि लगभग 2 हफ्ता के बाद कलेक्टर ने पुनः वही आदेश दिया जो चीज हम कर रहे हैं। कहने का आशा है कि जितने भी हम सब भावना है छात्रों में देखें कि हम ऑफलाइन कर सके, उनके बेहतर के लिए आप सभी ने भी कोऑपरेट किया है, सभी ने स्कूल को मतलब अपना अनुमोदन भी दिया ताकि बच्चे आए और ऑफलाइन क्लास करें। आप ये सब मानते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर है और हम ज्यादा बेहतर ऑफलाइन में कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उसका ऑफलाइन में ही निदान हो सकता है, चाहे वो भाषा शैली हो, एक्सप्रेशन हो, लिखने का, पढ़ने का, याद करने का, कंटेंट को समझाने का, सब कुछ हम ऑफलाइन ही बेहतर कर सकते हैं। इसलिए प्री बोर्ड का आयोजन में भी आप देख पा रहे हैं कि बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं और जितनी भी गलतियों को सुधार कर हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम देने की अपेक्षा करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पाली को नियमित रूप से विद्यालय भी भेजें और आगामी सत्र में शुरू के दिन से ही आप अपने छात्रों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए स्वयं उनको बाध्य भी करें और उनको समझाएं, क्योंकि आपका सहयोग इस एस्पेक्ट में भी चाहिए। विद्यालय जब तक आपका सहयोग नहीं है, छात्रों को हम उस स्तर पर पहुंचाने के लिए तब तक नहीं आगे बढ़ सकते या नहीं कर सकते जब तक आपका सहयोग नहीं मिले। इसलिए ये ड्वेल पॉलिसी है, ड्वेल कैरिकुलम है, ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों का उत्तरदायित्व है संस्था के साथ अभिभावकों का। आप दोनों का सहयोग रहेगा तो आपके पाली निश्चित रूप से विकास करेंगे और एक अच्छी अवधारणा के साथ उस मुकाम को पहुंचेंगे जिसकी अपेक्षा आप हमेशा करते रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं
जिसके विषय पर चर्चा करनी जरूरी है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि विद्यालय की आगे की क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा है, कैसे विद्यालय प्रारंभ करेंगे, क्या क्या हमारे पास सुविधाएं रहेंगी, हम CBSE या स्टेट बोर्ड में क्या क्या नाम से अडॉप्ट कर रहे हैं और कैसे हम पालियों को हम बेहतर कराने के लिए अपने शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हमको विचार भी करना है और आगे चल के हम तैयारी भी कर रहे हैं। ये तमाम चीज जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, डेवलपमेंट चाहे विद्यालय का देखें या कंटेंट का देखें, इसके पीछे की यही सोच है कि हम अपने विद्यालय को और कैसे बेहतर बनाएं। हम इसी सोच पर लगे रहते हैं कि आपके छात्रों को हम कैसे बेहतर शिक्षा दे सके और हमारे पास और कितनी अवधारणा है जिससे हम शिक्षकों को तैयार करें ताकि एक बेहतर शिक्षा की वातावरण यहाँ पर सृजन हो सके। ये तमाम बातें हैं, लगातार इस पर हम परिचर्चा करते रहे, योजना बनाते हैं, इसका लाभ भी मिलता है और इसके लाभ आप रिजल्ट के माध्यम से देखते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम खाली शिक्षा की बात नहीं करते, अन्य क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो उपलब्धियां लगातार आ रही है। इसके पीछे का यही सोच है कि हम मेहनत उस सिस्टम को करते हैं जैसे कि आप चाहते हैं और छात्रों को भी आप प्रोत्साहित करते हैं। अपने उत्तरदायित्व का परिपालन निश्चित रूप से करें। हमारे जितने भी दिशा निर्देश है उसको गंभीरता से सुने और किसी प्रकार की शंकाएं समाधान जरूर होंगे जब बशर्ते आप अपनी बातें खुल के रखें। तो ऐसी कोई बातें नहीं है जिसका हम समाधान ना करें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक ही हम अगर हमारा सोच है कि हम छात्रों के बेहतर वातावरण के लिए यहाँ पर काम करना है तो आप सभी को अपने जितने भी अवधारणा है विद्यालय का उसका परिपालन करें और सहयोग प्रदान करें। जब भी मीटिंग कॉल करें, चाहे वो टीचर्स मीटिंग हो, उसमें भी आपसे इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप सभी अभिभावक मेरी बात ध्यान से सुने हैं, इसके लिए आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उसको 1000 राउंड फिगर किया गया। तो ये राउंड फिगरिंग का मामला है जिसमें बढ़ोतरी नामिनल है बिल्कुल 2-3-4%। हर क्लासों में लेवल पर इसमें थोड़ा 5%, 6% तक गया। तो इस साल अपन लोग ये एक राहत आप लोगों के लिए है। निर्वाचन 10%, 8%, 7% की बढ़ोतरी होती थी। हम लोगों ने कई सारी योजनाएं अगले साल के लिए बनाई थी, वो आपके नॉलेज में आनी चाहिए और आप लोग से दूसरे लोगों को पता चलनी चाहिए कि विद्यालय में क्या हो रहा है करके। हम लोग इस बार हमारे जो प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी और केजी इन के 3 बच्चों के लिए एक डिजिटल और कलरफुल क्लासरूम को अपग्रेड करने का प्रोग्राम बनाया है। आपको दिख रहा होगा ये लगभग इसमें मिलते जुलते वाल पेंटिंग, फर्नीचर में पेंटिंग, ये डेस्क बेंच को उसी तरीके से सजाना संवारना ताकि बच्चे जल्दी चीजों को सीख सके और बहुत अच्छे से उनके दिमाग में हर चीज बैठ जाए, रोजमर्रा की चीजें। और उनको इंग्लिश बोलने में, हिंदी मीडियम वाले को समझने में और हिंदी मीडियम वाले को भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश उनका टूटेगा, उनका भी हिंदी का इंग्लिश की पढ़ाई उनकी भी होगी लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में और इंग्लिश मीडियम वाले को बच्चे का स्तर को देखते और ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो एक फॉर्म भर देंगे और उसमें अगर उनकी कैपेबल होगा स्टूडेंट तो हम उसको CBSE में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने लगातार यहाँ पर समय पर बैठा ध्यान दिया, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।